अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब रिजीम चेंज होने जा रहा है। 66 दिन बाकी रह गए हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा, जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे 17 सितंबर को। इस बात का आप सबको ही इल्म है। काजी फायद ईसा का दौर जो है वो बड़ा, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ क्या सराहियाँ कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये दावा है कि शायद लोग इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब को भी भूल जाएंगे। इस हद तक जुडिशल एक्टिविज्म हमें नज़र आएगा। ताहम अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। ये बात तो तय है कि पर्सनल ग्रज जस्टिस काजी फायद ईसा रखते हैं और उनका इजहार भी बेबाक कमरा अदालत के अंदर ही करते हैं। अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो क्या करेंगे, इस बात का अंदाजा तो हमें 17 तारीख के बाद ही होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं अमानत गशकोरी साहब, 24 न्यूज़ से वाबस्ता हैं और एक तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं और काजी फायद ईसा साहब के बड़े ये हामी भी हैं और हमेशा उनको कवर भी करते आए हैं। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी इनकी खासी नज़र होती है। उस पर आज इनसे डिस्कस करेंगे। हमारे साहब ये बताइएगा, एक तो काजी फायद ईसा साहब वाहिद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 16 जो कुल जजेस की तादाद है उनमें से, जो सुप्रीम कोर्ट में गाड़ी पर नहीं आते बल्कि रोजाना वॉक करते हुए जजेस कॉलोनी से सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। और इस दौरान कई कंट्रोवर्सीज ने भी जन्म लिया, उनके रिवॉल्व अराउंड उनके करती रही कंट्रोवर्सीज, उनके बारे में हमें बताइएगा। और कभी ऐसा एक तो इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है कि एक रुकने कौमी असेंबली को उन्होंने उनका चालान करने का पुलिस को कह दिया और बल्कि यहाँ तक कि पुलिस ने जज साहब के कहने पर उनको हिरासत में भी ले लिया था। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या चीफ जस्टिस बनने के बाद भी वो अपनी इस रिवायत को बरकरार रखेंगे पैदल चलकर सुप्रीम कोर्ट आने की, या फिर अब वो दीगर जजेस की तरह गाड़ी पर आना शुरू कर देंगे? चलें, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। पहली तो बात ये कि मैं वजाहत करूँ, मैं किसी का हामी नहीं हूँ चाहे वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल हो या काजी साहब हो। हमारा काम रिपोर्टिंग करना है तो हम वही करते हैं। तो बाकी आपकी बात कि चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या तब्दीलियाँ आएंगी काजी साहब में, तो पैदल आना उनकी नेचर है, मेरे ख्याल में वो उसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि वॉक करते हैं सुबह आते हुए। और बाकी आपने कहा कि वो गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते, ये हकीकत है क्योंकि उनके साथ जो हैं उनके गार्ड होते हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो जो बताते हैं कि जो उनकी सिक्योरिटी के डाले हैं, पुलिस डाले, उनकी जो फ्यूलिंग होती है वो भी खुद करवाते हैं। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के खर्चे से नहीं लेते। अच्छा, अपनी सिक्योरिटी को भी? अपनी सिक्योरिटी वाले भी कहते हैं कि हमें फ्यूल काजी साहब करवा के देते हैं। अब ये क्या है कि सरकारी गाड़ी में फ्यूल करवाना ये अलग बात है। नहीं तो काजी साहब क्या रिइंबर्स करवा लेते हैं या क्या करते हैं? रिइंबर्स करवा लेते होंगे? नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल लेते नहीं है, खुद भी नहीं लेते। जो इनका मिलता है, जितने भी मराहत मिलती हैं जहाँ पे इनको बिजली के बिल होते हैं या गैस का जो भी मतलब फ्यूल मिलता है नहीं लेते। वो नहीं अच्छा, मुझे एक बात तो मालूम है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक वाहिद काजी फायद ईसा साहब हैं और शायद उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दो जजेस हैं। मैं काजी फायद ईसा साहब के हवाले से सर्टन हूँ कि उन्होंने कभी भी कोई प्लॉट जो है, जो जजेस को एक मिलता है, हुकूमत की जानिब से फ्राहम किया जाता है, वो प्लॉट कभी भी नहीं लिया, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। ये एक बात है जो काबिल तारीफ है कि वो जो गैर जरूरी मराहत है वो नहीं लेते। अब इसके अंदर मजीद क्या डिटेल्स है वो हमें नहीं मालूम, कम से कम ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा ही है। और ना सिर्फ मराहत नहीं लेते बल्कि वो खुद भी कहते हैं कि नहीं लेनी चाहिए। जब आपकी तनख्वाह इतनी है कि आप उसमें से कर सकते हैं, पूरा 10 लाख से ज्यादा एक जज की तनख्वाह है सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको बाकी मराहत लेने की क्या जरूरत है? घर भी उन्हें रिहाइश भी मिली हुई है, सरकारी उनका प्रोटोकॉल है। तो ये बात है कि वो जाती तौर पे कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। बाकी बाय नेचर या उनका आना या वाकयात बाहर के, वो उनके अंदर एक एग्रेसिव एक जो है उनसर, वो बाय बर्थ ही है, उसको आप नहीं कर सकते। अब देखें ना, ये उनका हक है, उनका हक है पैदल चल कर आना, ये उनकी चॉइस है, वो कर सकते हैं। मगर जो पुलिसिंग वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में खुद पैदल चल के आ रहे हैं। चले, पहली बात तो ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जज साहब, हम पर तो एहसान नहीं कर रहे और ना ही दीगर अपने कंट्रीमैन का एहसान कर रहे हैं। अपने लिए अपनी जो उनको बेहतर लगता है वो करते हैं। मगर जब वो आते हैं तो इस दौरान अपने साथ
सफर करने वाले उन लोगों को जो पैदल दीगर लोग भी होते हैं जिन्हें दफातर पहुंचना होता है, वो भी पैदल सफर करते हैं, उनको शक की निगाह से क्यों देखते हैं? और हमेशा उसके बारे में हमें बताइएगा। बल्कि एक तो उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिम पर भी कोई गालिबन कोई तफ्तीश उसकी भी की थी। वो होता है ऐसा, पहले भी इस तरह की और भी हुए हैं कि वो जो गाड़ी का आप कह रहे थे चालान किया था, तो वो भी इसी बेस पे किया था कि ये बंदा कौन है, क्यों इसने गाड़ी सामने रोकी हुई है, क्या मेरी कोई रैकी कर है, मेरे पीछे है, क्या कर रहा है, मतलब ये भी एक वजह थी। बाकी ये था कि क्यों रुके हो, इधर शीशे ब्लैक क्यों है, वो भी वायलेशन है, तो वो सारा एक। अच्छा, बाकी उसमें एक मैं नाज़रीन के लिए बता दूं कि ये बेसिकली चीमा साहब थे, जमशेद चीमा गालिबन नाम था उनका, और ये हुआ पीटीआई के थे वो, पीटीआई डी चौक में हुआ कुछ यूं कि हम लोग यहाँ पर प्रेस रूम है, यहाँ पर साथ ही करीब ही वहाँ पर बैठे थे, तो टीवी पर अचानक से खबर चली, किसी साफी ने गालिबन जियो न्यूज़ पे या किसी एक टीवी समा पे गालिबन हमारे दोस्त जुल्करनैन साहब उन्होंने खबर दी कि काजी फैसल साहब ने किसी रुकने असम्बली को गिरफ्तार करवा दिया। तो हम उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और उस वक्त अदालती जो वक्त था समाअत का, वो उस वक्त जारी था। तो मेरे साथ हमारे सीनियर है राशिद हबीब साहब, वो मौजूद थे। मैंने राशिद हबीब साहब को कहा, बल्कि राशिद साहब ने मुझे कहा कि यार आओ जरा चेक करते हैं। हम गए काजी साहब की कोर्ट में, और वो पीछे आपको कोर्ट नजर आ रहा है, कमरा अदालत नंबर 2। हम यहाँ पर आए और जैसे ही अंदर गए तो देखा कि जज साहब उठकर जा चुके थे। और खैर नहीं, जब हम गए तो उस वक्त उठकर वो जा रहे थे, तो हम लोग जो जजेस का रास्ता है उस जानिब गए। वहां पर हमने जाकर देखा काजी फैसल साहब और उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और एक गालिबन को रजिस्ट्रार थे, वो खड़े थे। तो उन्होंने हमें बुला लिया और हमने उनसे जाकर पूछा, तकरीबन 15-20 मिनट हमने उनसे बात की। उन्होंने हमने जाकर पूछा कि सर आपका कोई झगड़ा हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर? तो उन्होंने बताया कि मेरा तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो हमने पूछा कि रिटर्न में भी फिर उसकी बिल्कुल, हमने कहा जी कि बाहर टीवी पे तो चल रहा है कि आपका झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई एक बंदा था उसने कोई इस तरह बात की, तो मैंने उसका चालान का कहा कि इसकी गाड़ी चेक करो पुलिस वालों को, और बाद में मैं तो जानते ही नहीं हूँ कौन था। बिल्कुल, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। बाद में मालूम हुआ कि वो इतनी बड़ी एक स्टोरी, रुकने कौमी असेंबली और कोइंसिडेंटली उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही था, और उनको काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूल किया गया, और उनको ना सिर्फ उनकी गाड़ी को बंद किया गया बल्कि उनको खुद भी गिरफ्तार किया गया, और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जज साहब के खिलाफ। अच्छा, उसके अलावा हमें को बताइएगा। उसके अलावा चूंकि वो पैदल ही आते हैं काजी साहब, तो मैं भी तकरीबन टाइमिंग सेम ही थी, 9:30 बजे कोर्ट लगती है, तो मैं भी 9:15 बजे डी चौक से सुप्रीम कोर्ट के लिए डी चौक क्रॉस करता हूँ, और काजी साहब भी तकरीबन 9:15 बजे के करीब आ रहे होते हैं। साथ बाहर के जितने भी मुलाजमीन हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी क्योंकि पिंडी से जितने भी लोग आते हैं मेट्रो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो मेट्रो से उतर के सेक्रेटेरिएट वाले स्टेशन से तो पैदल सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो वो लोग आ रहे होते हैं, तो एक दिन मुझे कहता है बाहर का एक मुलाजिम है कि सर काजी साहब ना मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहे थे। वो क्यों पूछ रहे थे? मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने सारी स्टोरी बताई कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मेरे पास आए, मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो? तो कहते हैं ऐसे, मतलब जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो ना, इस स्टाइल में उन्होंने पूछा। तो कहते मैं परेशान हो गया। मैंने कहा सर मैं इधर मुलाजिम हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का। तो कहते कार्ड दिखाओ अपना, और कहते हैं मैं सारा उनको मैंने बताया। तो कहते हैं फिर ना कहते हैं ये क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि मैं अब जानता हूँ उस मुलाजिम को भी, एक ही जगह हम लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने कहा कि ये इस वजह से किया होगा काजी साहब ने, चूंकि वो भी पैदल आ रहे होते हैं, तुम भी पैदल होते हो, वो ये समझते हो कि ये बंदा कौन है, ये रोजाना ही मेरे ना आगे पीछे होता है, कभी वो आगे हैं कभी मैं आगे। तो वो एक मतलब काजी साहब वैसे भी, क्योंकि काजी साहब एक बहुत ही रिजर्व रहते हैं, मीडिया के लोगों से भी खास, आप जैसे हो सकते हैं कुछ आप जैसे जो दोस्त हैं हमारे, उनसे तो अच्छी है काजी साहब की, बड़ी अच्छी दुआ सलाम है आप लोगों के साथ। तो बाकी वो रिजर्व भी रहते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, बस चंद लोग हैं मीडिया के जिनके साथ उनका होता है। तो ये वजह थी, और इस तरह के हैं। लेकिन आप जो आपने सवाल किया कि आप चीफ जस्टिस बनते हैं, तो क्या मुझे नहीं लगता कि उनमें ये जो चीज़ है पैदल आने की, ये तो वैसे ही रहेगी। बाकी चेंजिंग जाहिर सी बात है, अब जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी, जब जिम्मेदारी आती है तो चेंजिंग आ जाती है। और ये हमने नोट भी किया, शायद गालिबन आप नहीं थे, ये जो वकला की इनरोलमेंट हो रही थी, तो काजी साहब रूम में आए, और तकरीबन कोई हम आधा घंटा तकरीबन मिनिमम, वो कल्ब हसन साहब भी थे उनके साथ, तो वो हमारे रूम में खड़े रहे। हम उन्हें कहते रहे कि सर बैठ कर, कहते नहीं बस मैंने जाना है। मैं और मती भाई बैठे थे,
तो उन्होंने हमें घर से बेक जो हाँ, टिक्की और मैं होती है, भी वो भी हमारी बिल्कुल तरफ भेजी बिल्कुल दिया था। उन्होंने। और उससे अगले दिन फिर आए, लास्ट जब था वो शुक्रिया अदा करने भी आए कि आप लोग, चूंकि रूम जुड़े हुए थे, फाइबर लगा हुआ है, तो वो आवाज जाती थी, कहते मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए, तो मैं माजरत करने आया हूँ। गपशप की उन्होंने, लेकिन उनकी जो थी ना वो काफी चेंजिंग उस दिन भी नजर आई। मतलब बड़ा हंस के बात कर रहे थे, और वो क्लास साहिबान भी कह रहे हैं कि जब से उनका नोटिफिकेशन हुआ है, नामजद चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो लग रहा है कि उनमें, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं जो काजी साहब के करीब हैं, वो भी सुना है कि इस हवाले से काजी साहब से गपशप में ये बातें करते हैं कि थोड़ी सी जो एक चीज़ें हैं ना, एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा करें कम। तो उसमें बहरहाल वो तो हमें नहीं लगता, कमी आएगी, लेकिन बिल्कुल खतूत का सिलसिला तो जारी है सर। वो तो जारी रहेगा सर। वो क्योंकि काजी साहब माशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो उनको सबसे बड़ा जो एक है ना उनका, वो कहते हैं कि इस मुल्क का जो सिस्टम है ना हमारा, उसमें आइन और कानून के मुताबिक चीजें नहीं चल रही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो कोई भी हो। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक काजी फायज ईसा साहब, नो डाउट हम भी उनके बहुत बड़े हामी हैं और हमेशा से रहे हैं। वजह एक बुनियादी है, वो ये है कि हमेशा काजी फायज ईसा साहब वाहिद एक जज रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया है, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले दिए हैं, जिन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं दी। हमारे सामने मुतअद्दिद फैसले मौजूद है। उन्होंने जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स दी हैं उसमें उन्होंने एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाया है। बल्कि ये जो फैजाबाद धरना केस, जिसके बाद उनके खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा भी चला, अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद और मौजूदा हालात में एक तासुर ये कायम है, हमारे व्यूज रोज ये सवाल करते हैं कि क्या काजी फायज ईसा साहब को आज वो नाइंसाफियां नजर नहीं आ रही इमरान खान या उनकी जमात के खिलाफ, जो उनको इमरान खान साहब के दौर में नजर आती थी। क्योंकि यही कमरा अदालत था, मैं और आप थे, हमारे साथ दर्जनों साफी और भी मौजूद थे, जब काजी फायज साहब ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में, गालिबन 2021 फरवरी की बात है, उन्होंने हमसे एक बड़ा गैर मामूली सवाल किया था। उन्होंने हमसे पूछा था कि हम लोग जब कमरा अदालत में मौजूद थे कि आप साफी हैं? हमने कहा जी हम साफी हैं। उन्होंने कहा कि यार आप मुझे ये बताओ कि अगर पाकिस्तान में मीडिया आजाद है तो आप लोग अपने हाथ खड़े कर दें, और अगर आजाद नहीं है तो हाथ नीचे रखें। किसी ने भी हाथ नीचे नहीं रखे, सबने खड़े कर दिए, क्योंकि हमारी दानिश में उस वक्त भी मीडिया आजाद नहीं था। मगर हम अब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के उसी सवाल को रिपीट होता सुनता देखकर कि कब काजी फायज ईसा साहब वो सवाल हमसे दोबारा पूछेंगे, और हम इस दफा एक नहीं बल्कि अपने दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है या नहीं है। क्योंकि जो सूरत हाल आज है वो उस वक्त नहीं थी, और उस वक्त भी खराब थी, मगर आज ज्यादा खराब है। और काजी फायज साहब को भी ये बात देखनी होगी, और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये होगा बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद, जिस एक जो मयार उन्होंने सेट कर रखा है माजी के अंदर, जिस तरह के वो फैसले देते आए हैं, जिस तरह के इकदाम वो उठाते आए हैं, क्या अब मुस्तकबिल करीब में भी वो ये सब कुछ करेंगे, या अब सब अच्छा हो गया है और इस तासुर को वो दुरुस्त करार दे देंगे जो उनके बारे में बदकिस्मती के साथ एक बन चुका है। अच्छा, एक इख्तिताम पर वीडियो काफी तवील हो रही है, मेरा ख्याल है एक मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं नाजरीन के साथ भी, कि आसिफ सईद खोसा साहब ने एक दफा हमें रिटायरमेंट से कबल बुलाया था। अमानत साहब भी मेरे साथ, बल्कि मेरी साथ वाली निशिस्त पर थे, और इनका ताल्लुक भी आसिफ सईद खोसा साहब के ही इलाके से है, और इनको तो वो बड़ा बलोच समझकर ज्यादा इन्होंने गले लगाया था खोसा साहब ने। तो तस्वीर भी हमारे प्रेस रूम में लगी हुई है। और खोसा साहब ने अपनी उस लास्ट मीटिंग के अंदर जो उन्होंने हम साफियों से की थी, और हम तकरीबन 25 से 30 लोग उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जजेस ब्लॉक के अंदर जो कमेटी रूम है वहां पर हुई थी, और उस मीटिंग में खोसा साहब ने हमें काफी ही आप कह सकते हैं कि कुछ हसास नोयत की इंफॉर्मेशन दी थी। एक बड़ा दिलचस्प उन्होंने वाकया सुनाया था। उन्होंने कहा कि मैं एक रोज चैम्बर में बैठा हुआ था, तो मुझे बताया मेरे सेक्रेटरी ने कि कोई लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, यानी फौज की जानिब से कोई आया है। तो ये जो थे हमारे आसिफ सईद खोसा साहब, ये उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे। इन्होंने हाल ही में एक फैसला दिया था मुमताज कादरी की, जो फांसी का फैसला था। तो उसके बाद वो उनसे जब मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने कहा कि देखें, मुझसे अगर कोई काम है तो अदालत में आ जाए, मैं अदालत में मिलता हूँ, मैं चैम्बर्स में मुलाकात नहीं करता। अभी हमें खोसा साहब वाकया सुना रहे हैं। तो कहते हैं वो चले गए, कुछ एक दिन के बाद मुझे चीफ जस्टिस के चैम्बर से कॉल आई। उस वक्त अनवर जमाली साहब चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि आप जरा मेरे चैम्बर में आए। मैं उनके चैम्बर में गया
तो हमें जाकर मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं बावर्दी, तो चीफ साहब ने कहा कि ये आपसे मिलने आए हैं। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि हमें अपने चीफ साहब ने भेजा, उनके बॉस ने भेजा, और उन्होंने कहा है कि आपको हम बुलेट प्रूफ गाड़ी दें, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी के खदशात हैं, बिलखसूस उस फैसले के हवाले से जो उन्होंने मुमताज़ कादरी पर दिया था। तो आसिफ सईद खोसा साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि देखें, आपको तो मालूम ही है और आपके लोगों को भी मालूम ही है वो शरपसंद, वो शरारती अनासर कौन होते हैं, तो आप उनको समझा दें, इस तरह की हरकत ना करें। मैं तो ये रेड जोन के अंदर ही, हमारा जजेस कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी से ही रोज रेड जोन के अंदर ही मैं आता हूँ, तो मुझे एज सच कोई सिक्योरिटी के खदशात तो नहीं है। तो बाकी आप देख लें। उन्होंने कहा कि ओके सर हम कर लेंगे। 2 रोज के बाद कहते हैं कि वो शख्स दोबारा आए, मुझे जमाली साहब ने बुलाया और कहा कि सर आप बेफिक्र रहें, अब कोई आपको तंग नहीं करेगा। तो कहते हैं ये उनकी सादगी का आलम है। और यही बल्कि रोजाना एक बंदा उनका बैठा रहता था जब तक मीटिंग नहीं हुई ना, और वो कहते हैं मैं तो मिला ही नहीं हूँ, और मेरे चैम्बर के बाहर आके जब चीफ जस्टिस बन भी गए ना ये, उसके बाद भी कहते हैं कि उनके बंदे आके बैठे रहते थे बाहर ना। बिल्कुल, वो बेसिकली बात करने का मकसद यह है कि सिक्योरिटी फ्राहम करना इदारों का काम है, और उसमें अगर एक जज साहब की अपनी एक चॉइस है तो उस चॉइस को मलूज़े खातिर रख कर भी सिक्योरिटी फ्राहम की जा सकती है। और यही मामला बहाना होगा ना, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सिक्योरिटी तो एक बहाना है तो उसमें वो क्या बात करनी थी उन्होंने, ऑब्वियसली, क्योंकि याद है वो जो मीटिंग हमारी हुई थी खोसा साहब के साथ, उस मीटिंग के अंदर हमारी काफी अहम बातें हुई थी। जो अभी हाल ही में हमारी एक मुलाकात हुई है चीफ साहब के साथ, वो तो बहुत मुख्तसर मुलाकात थी, और उसके मुकाबले में 1 घंटा सवा घंटे की मुलाकात थी। वो मुलाकात हमारी तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही थी, और उस मुलाकात के अंदर बहुत से अहम मामलात ज़ेरे बहस आए थे। बदकिस्मती के साथ उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ, और तमाम तर बातें एक सीक्वेंस के साथ मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं उन पर चलाई गई टिकट्स की सूरत में, जबकि उस मीटिंग के जितने भी शुरका थे उन्होंने इस दफ़ा की तरह उस वक्त भी तमाम उन बातों की मजम्मत की थी, और ये कहा था कि हम में से किसी ने भी ये खबर नहीं दी, तो ये कौन चला रहा है। तो हमेशा खबरें तो निकल ही आती हैं, और जो ये बात इशारा कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब काजी फायद ईसा साहब को देखना होगा कि वो जब आते हैं तो क्या अपनी इस रिवायत को बरकरार रखते हैं या इसमें तब्दीली लाते हैं, और अगर चले रिवायत में वो तब्दीली ले भी आए तो क्या अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आएंगे। और जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है, बेशक उस सियासी जमात से माजी में कई गलतियां हुई होंगी इनकी नज़र में, मगर क्या अब काजी फायद ईसा साहब को भी एक बतौर चीफ जस्टिस जो इंसाफ की पट्टी है वो लगा कर नहीं देखना होगा सब लोगों को बराबर, कि किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और किसके साथ इंसाफ हो रहा है। इम्तिहान बहुत बड़ा है काजी फायद ईसा साहब का, देखते हैं वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और अमानत गिशकोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।